नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 42 तक। सेक्शन 36 में बात की गई है अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड। मतलब अगर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम किस दिन उस दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करी जाएगी या करी भी जाएगी या नहीं करी जाएगी, इस बात को कैसे डिसाइड करेंगे। देखो साहब, कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफिकली कुछ बात लिखी गई है, कुछ कंडीशन लिखी गई है उस इनकम के बारे में जो कि उस प्रॉपर्टी से हो रही है, जिसका सौदा किया जा रहा है, तो वो कंडीशंस पूरी की जाएंगी। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उसी दिन उससे आने वाली इनकम भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है जी, चाहे वो इनकम रेंट है, एन्युटी है, पेंशन है, डिविडेंड है, जैसे स्टॉक के ऊपर डिविडेंड मिलता है, कोई भी तरीके की पीरियोडिकल पेमेंट है, वो जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसी दिन जो ट्रांसफरी है, जो बायर है, उसके पास चली जाएगी। ठीक है जी। सेक्शन 37 जो है वो बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। मतलब एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ए का एक घर है, उस घर को वो बी और सी को बेच रहा है, दो व्यक्तियों को बेच रहा है। उस घर की कीमत है 10 लाख रुपए, बी देता है 8 लाख और सी देता है 2 लाख, यानी कि बराबर दोनों ने नहीं दिया है हिस्सा। उस घर में एक किराएदार रहता है, किराया देता है महीने का 10,000 रुपये। अब ये 10,000 अब तक तो ए को मिल रहा था, अब किसको मिलेगा, क्योंकि घर तो बिक गया है, बी और सी को बिक गया है। तो बी और सी को क्या बराबर 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे या 10,000 रुपये किसी एक व्यक्ति को मिलेंगे, किस तरीके से बटेगा। तो साहब इसके बारे में सेक्शन 37 में ये कहा गया है कि जो घर का पुराना मालिक है, ए है, वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करेगा किसको, किराएदार को, कि ये घर जो है मैं बी और सी को बेच रहा हूँ, घर की कीमत इतनी है, बी ने इतने पैसे दिए हैं, सी ने इतने पैसे दिए हैं। जब ये नोटिफिकेशन, जब ये जानकारी जो है किराएदार को मिल जाएगी तो किराया भी उसी प्रोपोर्शन में उसके मालिकों को दिया जाएगा जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने पैसे दिए थे। यानी कि 8 लाख रुपए बी ने और 2 लाख सी ने दिए थे, तो 8,000 रुपये बी को जाएंगे और 2,000 सी को जाएंगे 10,000 के किराए में से। ठीक है जी, उसी प्रोपोर्शन में किराया दिया जाता है। लेकिन अगर किराए के रूप में कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जो कि डिविजिबल नहीं है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। मान लीजिए उस घर का 1 साल का किराया जो है ये तय हुआ था कि 80,000 रुपये देगा किराएदार और साथ में एक गाय देगा। अब 80,000 को तो आप डिवाइड कर सकते हो, गाय कौन रखेगा, जब दो मालिक हैं मकान के तो गाय किसके पास जाएगी। तो ये डिसाइड होगा, ए जो बी और सी हैं जो नए मालिक हैं घर के, वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके किराएदार को ये बताएंगे कि गाय किसको देनी है और उसी को मिल जाएगी। ठीक है जी। सेक्शन 38 में बात की गई है ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो साहब, कई बार इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का लिमिटेड अधिकार होता है कुछ लोगों के पास, जिसमें जब कुछ खास परिस्थितियां एग्जिस्ट करती हों तभी उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है जी, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू विडो है, वो एक हिंदू महिला है जो कि विधवा है, उसके पति मर चुके हैं, उसके पति की एक पुश्तैनी ज़मीन है जो कि उस महिला को मिल गई है। उस ज़मीन से होने वाली इनकम से उसका मेंटेनेंस पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जो भी उसके खर्चे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे केस में उसकी ये मजबूरी हो गई है कि वो उस ज़मीन को बेच दे, और जो खरीदार है वो भी अच्छी नीयत से उस ज़मीन को खरीदना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि कोई फ़ायदा उठा रहा है या औने पौने दाम पे खरीद रहा है। तो ऐसे केस में ये ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड माना जाएगा। अब ये कंडीशन लगाई क्यों जाती है, ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती है ताकि कई बार जो जॉइंट फैमिलीज में प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवाइड होती है जिसका अगर कोई भी एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसका असर बाकी फैमिली मेंबर्स पर पड़ेगा। मान लीजिए एक 10 बीघे का खेत है, उसमें से 2 बीघे की बीचों बीच ज़मीन उस महिला को दी गई है जो कि विधवा है। अब उसने वो बीच में से ज़मीन किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दी जिसका नेचर अच्छा नहीं है, तो जो अफेक्ट किस पर पड़ेगा, इस बात का असर किस पर पड़ेगा, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स पर जिनकी ज़मीन जो है उस 2 बीघा ज़मीन के आसपास है ना। मान लीजिए एक घर है, घर का कुछ हिस्सा जो है उस विधवा को दिया गया है, अब उसने वो घर का हिस्सा बेच दिया, अब उसमें कोई गलत इंसान जो है आके रहने लग गया जिसका बिहेवियर बहुत गंदा है, तो उसका असर किस पर पड़ेगा, बाकी फैमिली मेंबर्स पर पड़ेगा। तो इसलिए इस तरीके की लिमिटेशंस डाली जाती हैं कि साहब मजबूरी में ही वो महिला जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती है। ठीक है जी। सेक्शन 39 में बात की गई है ट्रांसफर वे थर्ड पर्सन एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। मान लीजिए मेरा एक घर है, मैं आपको वो घर बेच रहा हूँ, उस घर में जो उस घर से जो किराया आता है वो किसी इंसान को जाता है, मान लीजिए राहुल को जाता है ना, राहुल को किराया जाता है। ये बात मैंने आपको अगर बताई है बेचते समय तो आपको भी घर खरीदने के बाद वो किराया जो है राहुल को देना पड़ेगा, अगर राहुल का उस किराए पर अधिकार है, और ये बात आपको पता थी फिर भी आपने वो घर खरीदा है तो आप एंटाइटल्ड हो वो किराया राहुल को देने के लिए। कोई भी जो बेनिफिट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से वो राहुल को मिलेगा। ठीक है जी। अब दूसरा केस है,
अगर मैंने वो बात आपको नहीं बताई है जब मैं आपको घर बेच रहा हूं, लेकिन अगर मैंने घर के बदले आपसे कुछ लिया भी नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं ली, ये एक ग्रेट्यूटस ट्रांसफर था, यानी कि मैंने अपनी इच्छा से आपको गिफ्ट दे दिया घर, और मैंने ये बात आपको नहीं बताई कि इससे आने वाला जो भी किराया है वो राहुल को दिया जाएगा, तो भी आप एंटाइटल्ड हो कि आप राहुल को किराया दोगे, क्योंकि आपकी जेब से तो वैसे भी कुछ नहीं गया, आपको तो घर मिल गया, उतना ही बहुत है ना। तो ये जो दो कंडीशंस हैं अगर पूरी होती हैं तो आप एंटाइटल्ड हो किराया देने के लिए, और राहुल एंटाइटल्ड है किराया लेने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि वो बेनिफिट के ऊपर अधिकार रखता है। एक थर्ड पर्सन अगर एंटाइटल्ड है फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, तो वो जो कंडीशन है वो वैलिड रहेगी ट्रांसफर होने के बाद भी। लेकिन एक तीसरी कंडीशन है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, आपको घर दे रहा हूं, लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई कि इस घर का जो किराया है उस पर राहुल का अधिकार है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप कोर्ट जाकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा सकते हो, और जो भी पैसे मैंने आपसे लिए हैं वो पैसे आप वापस ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरी शर्तें नहीं बताई थी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है जी। हाँ, लेकिन अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंस के आधार पर आप ये पता लगा सकते थे कि वो घर किसी को मैंने दे रखा है और फिर भी आपने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, तो फिर आप एंटाइटल्ड होगे जो भी बेनिफिट राहुल को मिल रहा है वो देने के लिए, ठीक है जी। सेक्शन 41 में बात की गई है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। क्या होता है ऑस्टेंसिबल ओनर? देखिए, कई बार आपने नाम सुना होगा न्यूज में बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक होता है ट्रू ओनर। ट्रू ओनर का मतलब है कि मान लीजिए जमीन है, वो जमीन एक व्यक्ति ने खरीदी है पैसे दे करके, उस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं और वही उसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन ऑन पेपर उस जमीन के कागजात जो हैं किसी और के नाम पे हैं। तो किसी और के जिसके नाम पे हैं वो है ऑस्टेंसिबल ओनर, और जिसने पैसे दिए हैं और एंजॉय कर रहा है वो है ट्रू ओनर। तो ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब है कि वो ओनर दिखाई दे रहा है लेकिन असल में है नहीं। तो ऑस्टेंसिबल ओनर कब उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है उसके बारे में बताया गया सेक्शन 41 के अंदर। देखिए साहब, जब भी ऑस्टेंसिबल ओनर उस प्रॉपर्टी को जो कि उसके नाम पे है उसको ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको कंसेंट लेना होगा ट्रू ओनर से। अगर ट्रू ओनर अपना एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दे देता है, एक्सप्रेस मतलब कह देता है कि हाँ ठीक है बेच दो इसको, या फिर इम्प्लाइड यानी कि जब उसको बताया जा रहा है ट्रू ओनर को कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है और बेची जा रही है, खरीदार सामने खड़ा है, पैसे तैयार हैं, तब भी वो कोई एतराज नहीं जता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इम्प्लाइड कंसेंट हो गया। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट के बाद अगर ऑस्टेंसिबल ओनर अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। उसके ऊपर ट्रू ओनर बाद में कोई भी अपना जो अधिकार है वो नहीं जमा सकता है, कोई हक नहीं मांग सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि उसने खुद ही कंसेंट दिया था, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ट्रांसफरी है, जो बायर है, जो खरीद रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसको ये एश्योर करना होगा कि ये जब प्रॉपर्टी बेची गई, ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा बेची गई, तो जो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए थे वो पूरी हुई, यानी कि जो कंसेंट मिलना चाहिए था ट्रू ओनर से वो मिला था, और इस बायर ने, जो ट्रांसफरी है, उसने सही नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, ठीक है जी। कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई मिलीभगत नहीं थी दोनों की प्रॉपर्टी को हड़पने, है ना। सेक्शन 42 में बात की गई है ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर। कई बार ऐसा होता है कि आप लिमिटेड ट्रांसफर कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी का। मान लीजिए आपका एक घर है, वो आपने लीज पे दे दिया, आपका नाम है ए, आपने लीज पे दे दिया बी को, ठीक है जी, लेकिन बी उसमें कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे समाज को कुछ दिक्कतें हो रही हैं और आपकी घर की वैल्यू जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है और घर की कीमत घटती जा रही है। जैसे मान लो वो उसके अंदर शराब पीता है हर रोज या जुआ खेलता है, तो इस तरीके से एक बदनामी हो जाती है ना कि भैया उस घर को मत लियो, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं उस एरिया में, इस तरीके से। तो घर की कीमत जो है घट रही है उस बी के वहाँ पे रहने से। तो ये ऐसे केसेस में अंडर सर्टन कंडीशंस जो है आप उस लीज को कैंसिल करके किसी दूसरे इंसान को अपना घर लीज पे दे सकते हो, ठीक है जी। उसमें आपको बी का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर सर्टन कंडीशंस आपने जो प्रॉपर्टी दी थी वो लिमिटेड ट्रांसफर किया था, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं किया था, लीज पे दिया था, और उस लीज को आप कैंसिल कर सकते हो जब भी कुछ खास परिस्थितियां ऐसी अराइज होती हैं जिसमें कि आपको घाटा हो रहा है, आपको कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में आप लीज को हटा करके, रिवोक करके दूसरे इंसान को दे सकते हो, तो ये भी एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।